हेलो एवरीवन, आई एम निशा झा और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट टर्म में केवल 3 ही चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के आ रहे हैं। फर्स्ट बुक में से 2 चैप्टर जो है उसके ऑलरेडी मैं एमसीक्यूज अपलोड कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस चैप्टर के भी जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम एमसीक्यूज करेंगे और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम तीनों चैप्टर को कंबाइन करके एमसीक्यूज बनाओगे और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको पता ही है, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके अंग। चैप्टर का जो नाम है अंतरराष्ट्रीय संघ से बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग कर दिया गया है। तो आज हम जितने भी हमारे इसमें एमसीक्यूज है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप जिस बच्चे ने भी 1 या 2 बार चैप्टर को रीड किया होगा उसको सारे ही क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था। आपको पता है कि पूरे विश्व में अब तक 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, विश्व युद्ध हो चुके हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही देश को महसूस होने लगा कि ऐसे कोई इंटरनेशनल संस्था होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि इस तरह के तनाव, युद्ध जैसी चीजों को टाल सके और टालने में मदद कर सके। इसीलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। बट लीग ऑफ नेशंस जो है अपने जो भी उसके उद्देश्य थे उसमें पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था और इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बावजूद हुआ तो विश्व को लगा कि एक मजबूत संस्था की जरूरत है कि जो सही तरीके से इस काम को कर सके और जो भी अंतरराष्ट्रीय विवाद है, झगड़े हैं, उसको शांतिपूर्वक सुलझा सके। इसीलिए लीग ऑफ नेशंस को हटाकर क्या बनाया गया था, उसके यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? एकदम प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था उसके एकदम से ही स्टार्ट कर दिया गया था, उसको बना दिया गया था। तो अब है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945। ये तो सभी बच्चों को पता है कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है खत्म हो गया था। तो उसी साल 24 अक्टूबर को क्या स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएन भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो यूएन डे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है उसकी स्थापना दिवस को। तो क्या हम लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? तो उसके 1 हफ्ते बाद 24 को ये बना और 30 अक्टूबर को उसी साल भारत ने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो याद रखना 24 अक्टूबर को ये बना और भारत उसके 30 अक्टूबर 1945 में इसका सदस्य बन गया। कह रहा है कि डैश के स्थान पर यूएन को गठित किया गया, यानी अभी मैंने बताया कि किसको हटाकर उसको यूएन को बनाया गया, तो लीग ऑफ नेशंस को, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए और देश में युद्ध जैसे माहौल को रोकने के लिए। बट उसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसीलिए उसको खत्म करके एक और मजबूत संस्था बनाया गया यूएन। तो पूछा किसके स्थान पर यूएन को गठित किया गया? तो इसका आंसर होगा लीग ऑफ नेशंस। क्या होगा? लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मूल संस्थापक देश है, यानी कि संस्थापक देश का मतलब है कि जब यूएन बना था तो उस पर कितने देश के लोगों ने देश में साइन किया था, चार्टर साइन किया था। तो इसका आंसर है 51 संस्थापक देश थे। हालांकि धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जितने भी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश है आज सभी उसके मेंबर है, लेकिन उसके अगर मूल देश की बात करें कि संस्थापक मूल देश कितने थे, तो केवल 51 देश ही इसमें शामिल थे जब ये बना गया था। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि चैप्टर का नाम ही बना दिया गया है अंतरराष्ट्रीय संघ, यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गन्स, यानी कि उसके जो भी 6 महत्वपूर्ण अंग है उसमें से जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। तो पूछ रहा उसके अंदर कितने जजेस हैं और कितने सालों के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अभी यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, तो वहां पर क्या है 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है जो अलग अलग देश के जो विवाद होते हैं आपस में उन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं। और कह रहा है उनका न्यायाधीशों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 9 सालों के लिए उनका चुनाव किया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कितने जजों की संख्या, तो 15 है, और कितने सालों के लिए उनका चयन किया जाता है, तो 9 सालों के लिए उनको चुनाव किया जाता है। फिर डैश में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 11 से 15 कर दिया गया था। देखिए जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है उसमें जो परमानेंट मेंबर है, जो स्थायी सदस्य है, वो तब से लेकर अब तक 5 ही है, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से 15 कर दी गई थी। 11 कब था, ध्यान से देखना कि अगर 5 परमानेंट थे और 6 क्या थे, नॉन परमानेंट, टोटल 11 सदस्य थे। जो परमानेंट है वो 5, अभी भी 5 है, पहले भी 5 थे, लेकिन इस 6 को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, अब 10 कर दिया गया है, यानी कि 5 + 10 अब कितने हैं, 15 है सुरक्षा परिषद के अंदर। तो ये 6 से जो 10 किया गया, पूछ रहा है वो किस साल में किया गया। तो ये जो चेंजेस है सन 1965 में, याद रखना 1965 में सदस्य जो है बढ़ाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से 15 कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसके बहुत सारे और भी काम करते हैं, लेकिन जिस चीज को लिए उसको बनाया गया, मेन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में शांति स्थापित करना। क्या है इसका, शांति स्थापित करना। लेकिन आज वो उससे भी आगे निकलकर बहुत सारे काम कर रहा है। पर अगर हम मूल उद्देश्य की बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्यों इसको बनाया गया था, इसको बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, तो देश में शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पद, जैसे कहते हैं मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर, कौन सा, वो महासचिव का। क्या है, महासचिव। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं आज की टाइम में। मैंने बताया जो स्थायी है वो पहले से ही परमानेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन अस्थायी सदस्य आज के टाइम में कितना बढ़ा दिया गया, 10। तो टोटल यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी है और 10 अस्थायी मेंबर है। उसमें से जो 5 स्थायी मेंबर है वो जिंदगी भर के लिए परमानेंट है, और उस टाइम पे जो भी सुपर पावर देश थे जिनकी बहुत ज्यादा ताकत थी, मजबूत आर्थिक स्थिति थी, उनको ये पावर दिया गया था। और जितने भी स्थायी सदस्य हैं उनको स्पेशल एक पावर दिया गया, वीटो पावर। तो ये वीटो पावर के कारण वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, ज्यादा मजबूत स्थिति उनकी है। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। जो अस्थायी सदस्य वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के बाद बेसिकली इनका टर्म खत्म हो जाता है, फिर दूसरे देश को चुना जाता है। इस साल जो अस्थायी सदस्य में भारत भी शामिल है, याद रखना। नेक्स्ट है कि डैश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। अभी वर्तमान में कौन महासचिव है, तो एंटोनियो गुटेरस अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया। नेक्स्ट है कि मानव अधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन कौन से हैं। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने महसूस किया कि देश में जो भी मानव है, मानव होने के नाते कुछ उनको अधिकार मिलने चाहिए, और वो अधिकार जो हर देश को देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे चीजों को देखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए 2 NGO स्वयंसेवी संगठन बने हैं। तो वो कौन से हैं, एक तो ह्यूमन राइट वॉच आपकी बुक में दे रखा है, दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये आपको याद रखना है कि 2 समाज से जो स्वयंसेवी संगठन है, एक तो ह्यूमन राइट्स वॉच और दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है, यानी कि विश्व, जिस तरह से लीग ऑफ नेशन जो है UN के जगह पे पहले था, लीग ऑफ नेशन को हटाकर यूनाइटेड नेशन बनाया गया, उसी तरह से WTO से पहले भी इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी, उसका नाम क्या है, गेट। क्या नाम था उसका, गेट, GATT। किसका उत्तराधिकारी है, वो गेट का अधिकारी है। देखिए गेट भी अपने काम को, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो गेट है वो भी अपने काम को सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा था जितना एफिशिएंटली उसको काम करना चाहिए। जो भी विश्व व्यापार के जो झगड़े होते हैं उसको सुलझाने के लिए, इसमें केस बहुत टाइम तक पेंडिंग रहता था, चीजों को सही से सुलझा नहीं पाते थे। इसीलिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो सक्सेसफुली अपने काम को नहीं कर पाता, तो ऐसे में संस्था को हटाकर जरूरत होती है एक और महत्वपूर्ण बेहतरीन संस्था की जो अपने काम को एफिशिएंटली अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे भी गेट को हटाकर क्या बनाया गया था, WTO, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वही पूछा कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है, तो गेट का उत्तराधिकारी है। इससे पहले गेट नामक एक ऑर्गेनाइजेशन था जो यही सारे काम करते थे, बट अपने काम को अच्छे से सक्सेसफुली नहीं कर पाए, तो उसको हटाकर 1995 में WTO को बनाया गया और आज वो सक्सेसफुली अपने काम को ठीक से कर रहा है।
नेक्स्ट है परमाणु औद्योगिक के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित यूएन की एजेंसी का नाम क्या है। देखिए आज के टाइम में हर एक देश सुपर पावर यानी कि सभी के पास परमाणु शक्ति है, तो वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीकों से करे, उसके लिए कौन सी एजेंसी जो इस तरह के काम करता है। तो इसका आंसर है, ध्यान रखना कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा संस्थान। ठीक है, तो याद रखना, आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं क्योंकि पेपर जो है जो भी बोर्ड के आते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आते हैं। तो इसका क्या होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा संस्थान। इनको बेसिकली जो काम क्या है कि देश में जो भी प्रौद्योगिकी है, जो भी आणविक ऊर्जा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से देश के द्वारा इस्तेमाल किया जाए, उससे संबंधित जो काम है देखने का काम इस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है जो अलग अलग कामों के लिए, उसके साथ बहुत सारी एजेंसी है जो अलग अलग काम को संपन्न करती है। तो उसी में से एक एजेंसी है जो कि ये देखती है कि देश में जो परमाणु शक्ति है वो ठीक से इस्तेमाल किया जाए, शांतिपूर्ण तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ तक हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं MCQs। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है। ये तो जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी पता है कि नंबर 1 पे किसी चीज की हम बात करेंगे तो कौन सा देश आएगा। तो यूएन के बजट में जो एनुअल बजट है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है, यहाँ पे मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं, हर बच्चों को पता है, उसका नाम क्या है, यूएस यानी कि अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब तक सबसे अधिक बार वीटो पावर किस देश ने इस्तेमाल किया है। मैंने बताया अभी जितने भी हमारे जो स्थायी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, उनको एक विशेष अधिकार दिया गया जिसे हम लोग वीटो पावर कहते हैं। ये वीटो पावर होता क्या है, देखिए अगर कोई भी मुद्दा है, कोई भी डिसीजन लेना है, अगर 5 देश की सहमति नहीं बनती है, उसमें से एक देश ने भी मना कर दिया, निश्चित अधिकार इस्तेमाल कर लिया, तो उस चीज को पास नहीं किया जा सकता, इसी को वीटो पावर कहा गया। और ये वीटो पावर केवल जो स्थायी मेंबर है उनके पास है। तो कह रहा है किस देश ने सबसे ज्यादा वीटो पावर इस्तेमाल किया, अपने जो पावर को यूज किया है, तो उसका नाम है रशिया। क्योंकि रशिया ही आपको पता है कि पहले जो था सोवियत संघ वो था, उसी की मेंबरशिप रशिया को मिल गई, तो इसीलिए हम रशिया की बात करें। हालांकि सोवियत संघ जो है उसने बहुत बार यूज किया, लेकिन उसका अधिकारी रशिया बन गया, तो आज जो हम उसको रशिया के नाम से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब तक सबसे अधिक बार वीटो पावर किस देश ने इस्तेमाल किया, तो उसका आंसर है रशिया, रूस, कुछ भी लिख दो। नेक्स्ट है कि 2011 में किस यूएन के महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये याद रखना कि ये जो महासचिव थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने देश में शांति के लिए भी बहुत सारे काम किए। सबसे पॉपुलर हम कह सकते हैं महासचिव थे कोफी अन्नान। तो किस महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, इसका आंसर है कोफी अन्नान। ये याद रखना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे पॉपुलर महासचिव में कोफी अन्नान का नाम आता है जिसने बहुत सारे शांति के काम किए। नेक्स्ट है कि यूएन का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। जब मैंने चैप्टर के वीडियो अपलोड किए थे, चैप्टर में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर पे ये लाइन लिखी हुई है कि यूएन का जो गठन है ऐसा नहीं है कि उसके बनने से मानव जो है स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा, देश में विवाद जो है शांति बहाल हो जाएगी, देश में विवाद झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन धरती नर्क ना बन जाए, आपस में सब लड़ने झगड़ते ना रहे, जो भी विवाद है उसको ठीक से सुलझाया जा सके, तो स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं बना। इसका मतलब देश को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बनाया गया और ना ही वो बन सकता है, लेकिन देश में नर्क जैसे स्थिति ना हो, माहौल ना, उससे बचाने के लिए जरूर उसको बनाया गया। तो ये सेंटेंस किन के द्वारा कहा गया है, जो दूसरे महासचिव थे, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो दूसरे महासचिव थे, डैग हैमरशोल्ड। किन क्या नाम है इनका, डैग हैमरशोल्ड। ये लाइन जो है उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो यूएन का गठन है मानव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नर्क से बचाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य, वो कौन कौन से देश है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस है, रूस बात करते हैं, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 जो है इसके स्थायी सदस्य है। उस टाइम पे जब यूएन बना था तो आपको पता है जो जीतने वाले जो ग्रुप थे जिसमें यूएस, रूस से यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चारों देश क्या थे, सुपर पावर थे, इन्हीं के ग्रुप की जीत हुई थी। तो इसीलिए जब यूएन बना था तो इन सभी देशों को उस टाइम पे जो पावरफुल देश थे
उनको क्या मिल गया था, वीटो पावर, एक विशेष अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है क्यूबा मिसाइल संकट का समाधान किस महासचिव के द्वारा किया गया। सबको पता है 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक ही है। तो उस संकट को जो समाधान जो है वो किसके द्वारा किया गया, उस महासचिव का नाम बताना है। उसका आंसर है यू थांट। क्या नाम था, यू थांट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कौन सा सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की दावेदारी लगातार कर रहा है। तो अभी आपने चैप्टर में देखा, जब आपने चैप्टर रीड किया होगा, कि भारत वो एक ऐसा देश है जिसे लगता है कि जो सारे ही क्राइटेरिया, आपको पता होगा जब कोफी अन्नान क्या थे, महासचिव थे, तो उन्होंने एक मतलब मीटिंग में देखा कि सभी देशों की एक शिकायत है और चाहते हैं कि यूएन के अंदर जो स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और उस क्राइटेरिया में क्या था कि एक अच्छा का जनसंख्या वाला देश होना चाहिए, लोकतंत्र में भरोसा करने वाला देश होना चाहिए, मानव अधिकार को पालन करता हो, यूएन के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो, देश में मतलब डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, अलग अलग जाति कल्चर के लोग होना चाहिए। जब ये क्राइटेरिया भारत ने देखा तो भारत को लगा ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, और यूएन के जितने भी मिशन होते हैं, जितने भी उसके गाइडलाइंस होते हैं, भारत उसको बहुत अच्छे से मानता है और बहुत अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए भारत जो है लगातार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की दावेदारी कर रहा है कि अब उसको जो है परमानेंट मेंबर्स को मिल जानी चाहिए, क्योंकि जब यूएन बना था भारत उस टाइम पे इंडिपेंडेंट आजाद नहीं था, लेकिन आज भारत जो है एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला और इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसके दावेदारी के हिसाब से उसके बल पे वो दावेदारी लगातार कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, भारत। अब सारे जो हेड ऑफिस है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले WHO, आपको पता है ये अलग अलग एजेंसी, जैसे WTO का काम क्या है, विश्व में जितने भी ट्रेड है, व्यापार है, उनके लिए जो नियम कानून वो बनाने का है। तो WHO क्या करता है, बेसिकली ये किसी भी देश के जो हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है, जैसे अभी देखा आपने कोरोना महामारी आई है, जो उसे वैश्विक महामारी घोषित कौन करता है, WHO। उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब कोरोना महामारी आई थी तो किसी को नहीं पता था आखिर क्या इसके सिम्टम है, क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, क्या मतलब इसके साइड इफेक्ट है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे में WHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी देशों को ऐसे गाइडलाइन जारी इशू करे ताकि इस लोग को समझ सके। तो जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम कहते हैं, ये विश्व में एक हेल्थ का स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट है कि यूएन का मुख्यालय, देखिए यूएन जो है उसका हेड ऑफिस, सभी जितने भी उसके प्रिंसिपल ऑर्गन है तो सारे अमेरिका के अंदर है। तो यूएन का मुख्य ऑफिस क्या है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, याद रखना है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व में जो लेबर है उनके स्टैंडर्ड के लिए कि उनके काम का वातावरण क्या होना चाहिए, कितने घंटे काम होना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो पूरे विश्व के लेबर के अधिकारों की रक्षा करता है। तो कह रहा उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, जो WHO का है वही उसका भी मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो क्या है, पेरिस में, फ्रांस के। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रही हूँ कि अभी आपने जब तक पढ़ा होगा तो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन हैं, उसमें से यही एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय जो है अमेरिका के अंदर ना होकर हेग के अंदर है, नीदरलैंड बेसिकली। तो वो इसीलिए आता है कि ये जो एक मुख्यालय है वो अमेरिका के अंदर नहीं है, बाकी जितने भी इसके ऑर्गन है, जितने भी अंग है, सभी के हेड ऑफिस कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम कौन बनाता है, मैंने अभी बताया कि WTO, विश्व व्यापार संगठन, जितने भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है, बिजनेस है, उन सबके नियम तय करता है। WTO कब अस्तित्व में आया था, अभी देखा, पहले गेट नाम की संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो क्या करता था, इस तरह के व्यापार के लिए रूल्स बनाता था, अंतरराष्ट्रीय जो भी झगड़े होते थे सुलझाता था, बट ठीक से अपनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया। इसीलिए 1995 में उसको हटाकर उसकी जगह पर WTO को बनाया गया, विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया। तो कह रहा है कब अस्तित्व में आया, 1995 में, 1995 में। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारे जितने भी MCQs हमने कवर किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो पैटर्न बताएगी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आपको जो कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबके हेड ऑफिस पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी महासचिव हैं, आप शुरू से देखेंगे तो सारे महासचिव के दो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूछ सकते, क्यूबा मिसाइल के टाइम पे कौन थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला, या कोई और तरह की जब चीजें उनके साथ उठा के पूछा जा सकता है। इसीलिए जितने भी महासचिव हैं उनके बारे में आपको पहले और वर्तमान तो पता ही होना चाहिए। उसके अलावा
और भी जो उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए, जैसे कोफी अन्नान है जिन्होंने विश्व में बड़े शांति के काम किए थे। तो इसीलिए जितने ही महासचिव है उनको थोड़ा सा आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। और जितने भी साइड में बॉक्सेस बने हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम छोड़ नहीं सकते। जैसे WTO साइड में लिखा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल दे रखा है, ह्यूमन राइट वॉच दे रखा है। तो ये सारे चीजों को आपको अच्छे से पूरे चैप्टर के साथ साथ ये भी प्रिपेयर करना है। बाकी जो MCQs है, जब मैं तीनों चैप्टर को कंबाइन करूंगी तो इसके अंदर हम लोग और डिफरेंट टाइप के MCQs को कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर्स की वीडियो में अपलोड कर चुके, MCQs कर दिए। अब हम इसकी रिविजन करेंगे, साथ ही साथ जो सेकंड बुक है हम लोगों का, हम वो भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि हम लोगों का सिलेबस है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है सिर्फ आपका 1/3 काम हुआ है। अभी भी आपको बहुत सारे काम है, 2-3 बार रिविजन करनी है, फिर आपको टेस्ट देना है, फिर आपको खुद सेल्फ इवेल्यूट करना है। तो ये सब चीजें तभी हो पाएगी जब जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कोई फीडबैक हो, आप लोग मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।